इस प्रस्तुति का दूसरा दिन है और आप निर्मल वर्मा की कहानी का नाट्य मंचन देखेंगे जिसका नाम है 1.5 इंच ऊपर। ये प्रस्तुति प्रयोगशाला नवादा की प्रस्तुति है और जिसके निर्देशक हैं श्री परवेज अख्तर साहब और अभिनेता हैं रवि कुमार। रवि कुमार एक बहुत ही बेहतरीन अभिनेता हैं, पटना रंगमंच के युवा अभिनेता में उनका नाम शुमार होता है और बहुत ही कर्मठ, जुझारू, और उस जुझारूपन की वजह से ये आप उनका एक नाटक देखने वाले हैं। परवेज साहब के बारे में मतलब कह सकते हैं सूर्य को दिया दिखाने के बराबर है। आप सब उनके काम से परिचित हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। प्रयोगशाला नवादा की प्रस्तुति निर्मल वर्मा की कहानी का नाट्य मंचन 1.5 इंच ऊपर। एक बार जोरदार तालियों से बहुत बहुत धन्यवाद। और मोबाइल फोन को साइलेंट मोड में या स्विच ऑफ में करें। धन्यवाद।
चाहें तो इस मेज पर आ सकते हैं। हेलो, आप चाहे तो इस मेज पर आ सकते हैं, जगह काफी है। आखिर एक आदमी को कितनी जगह चाहिए? नहीं नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। जी प्लीज आइए ना, आइए बैठिए बैठिए। बेशक अगर आप चाहें तो चुप रह सकते हैं, मैं खुद चुप रहना पसंद करता हूं। आदमी बात कर सकता है और चुप रह सकता है एक ही वक्त में, इसे बहुत कम लोग समझते हैं। मैं बरसों से ये करता आ रहा हूं, बेशक आप नहीं। आपकी उम्र में चुप रहने का मतलब है चुप रहना, और बात करने का मतलब है बात करना। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। आप अभी जवान हैं। आप छोटे मग से पी रहे हैं, आपको शायद अभी लत नहीं पड़ी। मैं आपको देखते ही पहचान गया था कि आप इस जगह के नहीं हैं। इस घड़ी यहाँ जो लोग आते हैं उन सबको मैं पहचानता हूँ। उनसे आप कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने पहले से ही बहुत पी रखी होती है। दरअसल वो यहाँ आते हैं अपनी आखिरी बियर के लिए, दूसरे बार बंद हो जाते हैं और वो कहीं और नहीं जा सकते। वो बहुत जल्दी आउट भी हो जाते हैं, यहीं मेज पर, बाहर, सड़क पे, गाड़ी में, कहीं भी। उनसे भला कोई क्या बात कर सकता है? कई बार मुझे उन्हें उठाकर उनके घर पहुंचाना पड़ता है। बेशक अगले दिन वो मुझे पहचानते भी नहीं। उनसे आप कोई बात नहीं कर सकते। आप गलत न समझे, मेरा इशारा आपकी तरफ नहीं था। हाँ, आपको मैंने यहाँ पहली बार देखा है। आप आकर चुपचाप अकेले उस मेज पर बैठ गए, मुझे ये बुरा सा लगा। नहीं नहीं, आप घबराइए नहीं, मैं अपने को आप पर थोपूंगा नहीं। हम एक दूसरे के साथ बैठकर भी अपनी बियर के साथ अकेले रह सकते हैं। हालांकि मेरी उम्र में ये जरा मुश्किल है, क्योंकि हर बूढ़ा आदमी थोड़ा बहुत डरा हुआ होता है। धीरे धीरे गरिमा के साथ बूढ़ा होना सम्मान की बात है, हर आदमी के बस का नहीं। ये अपने आप नहीं आता। बूढ़ा होना भी एक कला है जिसे काफी मेहनत से सीखना पड़ता है। क्या कहा आपने? जी, मेरी उम्र, छोड़िए, आप जरा अंदाजा तो लगाइए। क्या? अरे नहीं नहीं, आप तो नाहक मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। यो, आपने मुझे खुश जरूर कर दिया है, और अगर अपनी इस खुशी को मनाने के लिए मैं एक बियर और लूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा। और आप नहीं लेंगे? नहीं, मैं जिद नहीं करूंगा। हर आदमी को अपनी जिंदगी और अपनी शराब चुनने की आजादी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों को सिर्फ एक बार चुना जा सकता है। बाद में हम सिर्फ उसे दोहराते रहते हैं। जो एक बार जी चुके हैं या एक बार पी चुके हैं, देखिए ना जनाब,
रात के 3 बज गए और मैं आपको पूरे भरोसे के साथ कहता हूं कि यह बहुत भयानक घड़ी है। दरअसल मैं तो आपको अपने अनुभव से कहता हूं कि 2 बजे आपको लगता है कि अभी रात है और 4 बजे सुबह होने लगती है, लेकिन 3 बजे आपको लगता है कि आप न इधर हैं न उधर। मुझे हमेशा लगता है कि मौत आने की कोई घड़ी है तो वो यही घड़ी है, 3 बजे। 3 बजे 3 बजे। अच्छा, आप दूसरी जिंदगी को मानते हैं? मेरा मतलब है मौत के बाद भी। देखिए, उम्मीद है आप मुझे ये घिसा पिटा जवाब नहीं देंगे कि आप किसी धर्म में विश्वास नहीं करते। मैं खुद एक ईसाई हूं, लेकिन मुझे आप लोगों का यह विश्वास बेहद दिलचस्प लगता है। मौत के बाद भी आदमी पूरी तरह से मर नहीं जाता। हम पहले एक जिंदगी पूरी करते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, 5वीं, और ये सिलसिला चलता रहता है, चलता रहता है, चलता ही रहता है। अक्सर रात के समय मैं इस समस्या के बारे में सोचता हूं। आप तो जानते ही होंगे, मेरी उम्र में नींद आसानी से नहीं आती। दरअसल नींद के लिए छटाक भर लापरवाही चाहिए और 1.5 छटाक थकान। अगर आपके पास दोनों चीजें नहीं है तो आप उसका मुआवजा 1.5 बोतल बियर पीकर कर सकते हैं। इसलिए मैं हर रोज आधी रात के वक्त यहाँ चला आता हूँ। पिछले 15 वर्षों से लगातार। नहीं, मैं थोड़ा बहुत सोता जरूर, लेकिन 3 बजे के आसपास मेरी नींद टूट जाती है। उसके बाद मैं घर में अकेला नहीं रह सकता। क्या कहा आपने? नहीं जनाब, मैं अकेला नहीं रहता। आप तो जानते ही हैं, पेंशन याफ्ता लोगों के अपने शौक होते हैं। मेरे पास एक बिल्ली है जो बरसों से मेरे पास रह रही है। अब जरा देखिए, मैं यहाँ बियर पीते हुए आपसे लंबी चौड़ी बातें कर रहा हूँ, उधर वो मेरे इंतजार में दरवाजे पर बैठी हूँ। आपके बारे में मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे ये ख्याल काफी तसल्ली देता है कि कोई मेरे इंतजार में दरवाजे पर आंख लगाए बैठा है। मैं ऐसे लोगों की कल्पना नहीं कर सकता जिनका इंतजार कोई नहीं कर रहा, या जो खुद किसी का इंतजार नहीं कर रहे। दरअसल आप जिस क्षण इंतजार करना छोड़ देते हैं, उसी क्षण आप जीना भी छोड़ देते हैं। बिल्लियां काफी देर तक और बहुत सब्र के साथ इंतजार कर सकती है। इस लिहाज से वो औरतों की तरह है, लेकिन सिर्फ इंतजार करने के लिहाज से ही नहीं। बिल्लियों में औरतों की तरह अपनी तरफ खींचने और आकर्षित करने की असाधारण ताकत रहती है। जी हाँ, सही कहा है आपने, डर और मोह दोनों ही, शायद रहस्य भी। हम अकेले में उन्हें देखकर बंधे सम्मोहित से खड़े रहते हैं। तो डर आपको कुत्तों या दूसरे जानवरों से भी लगता होगा, लेकिन वो निचले दर्जे का डर है। आप एक ओर किनारा करके चले जाते हैं और कुत्ता दूसरी ओर। उसे डर लगा रहता है कि कहीं आप उस पर बेईमानी न कर बैठे, और आप इसलिए सहमे रहते हैं कि कहीं कुत्ता आंख बचाकर आप पर न झपट पड़े।
लेकिन इस डर में कोई रहस्य, कोई रोमांच, कोई संभावना नहीं है, जैसे अक्सर सांप या बिल्ली को देखने से उत्पन्न होती है। सच बात तो ये है, और ये मैं आपको अपने अनुभव से कह रहा हूं, बिल्ली को आप औरतों की तरह आखिरी तक सही सही नहीं पहचान सकते, चाहे आप उसके साथ बरसों से ही क्यों न रह रहे। इसलिए नहीं कि वो खुद जानबूझकर कोई चीज अपने भीतर छुपाए रखती है, बल्कि खुद आप में ही इतना हौसला नहीं रहता कि आप उसके भीतर के लगे दरवाजे को आखिरी तक सही सही खोल सकें। देखिए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। क्या ये अजीब बात नहीं है कि अक्सर हमें वही चीजें अपनी तरफ खींचती हैं जिनमें थोड़ा सा आतंक छिपा रहता है। नहीं है, ठीक है, मैं एक और बियर लूंगा, क्योंकि कुछ देर बाद ये बार बंद हो जाएगी और फिर सारे शहर में सुबह तक एक बूंद भी दिखाई नहीं देगी। नहीं नहीं, आप जनाब डरिए नहीं, मैं अपनी पीने की सीमा जानता हूं। आदमी को जमीन से करीब 1.5 इंच ऊपर उठ जाना चाहिए, बस, इससे ज्यादा नहीं, वरना वो ऊपर उठता जाएगा, उठता ही जाएगा, और फिर इस उड़ान का अंत होगा किसी पुलिस स्टेशन में या किसी गंदी नाली में, जो कि ज्यादा दिलचस्प चीज नहीं। लेकिन कुछ लोग तो डर के मारे जमीन पर ही पांव जमाए रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए पीना न पीना बराबर है। जी हाँ, सही कहा है आपने, सही फासला है 1.5 इंच। इतनी चेतना अवश्य बची रहनी चाहिए कि आप अपनी चेतना को माचिस की तीली की तरह बुझता हुआ देख सके, बिल्कुल ऐसे। जब 9 उंगलियों के पास सड़क आए तो उसे छोड़ देना चाहिए, उससे पहले नहीं, न बाद में। दरअसल कब तक पकड़े रहना और कब छोड़ देना चाहिए, पीने का रहस्य इस पहचान में छिपा है। मुश्किल ये है कि हम उस समय तक नहीं पहचान पाते जब तक 1.5 इंच के ऊपर नहीं उठ जाते, और फिर वो पहचान किसी काम की नहीं। आपको शायद ये बात सुनकर हंसी आएगी, पहचान तभी आती है जब हम पहचान के परे चले जाते हैं। मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर आप मेरी बात को हंसकर टाल दें। मैं खुद कई बार कोशिश करता हूं कि इस आशा के साथ रहना सीख लूं। जिंदगी में कई चीजों को ना जानना ही अपने को सुरक्षित रखने का रास्ता। आप रफ्ता इस आशा के साथ रहना सीख लेते हैं जैसे आप अपनी पत्नी के साथ रहना सीख लेते।
एक ही घर में बरसों तक, हालांकि एक संशय बना रहता है कि वो भी आपका खेल खेल रही है। कई बार आप इस संशय से छुटकारा पाने के लिए दूसरी या तीसरी स्त्री से प्रेम करने लगते, जो कि निराश होने की शुरुआत है, क्योंकि दूसरी स्त्री का अपना रहस्य है और तीसरी स्त्री का अपना। देखिए, ये एक शतरंज के खेल की तरह है, बिल्कुल ऐसे। हाँ, ऐसे आप एक चाल चलते हैं और आपके विरोधी के सामने अंतहीन संभावनाएं खुल जाती हैं। ऐसे 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 ऐसे। असल में आप एक खेल में हारने के बाद दूसरे खेल में जीतने की आशा करने लगते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि दूसरी बाजी की अपनी संभावनाएं हैं। पहली बाजी की तरह अंतहीन और रहस्यपूर्ण। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि जिंदगी में आप चाहे जितनी औरतों के संपर्क में आए, असल में आपका संपर्क सिर्फ एक औरत के साथ ही होता है। क्या कहा आपने? नहीं जनाब, मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि मैं घर में अकेला नहीं रहता। अगर आप मेरी बिल्ली को छोड़ दे। हाँ, मैं शादीशुदा हूं, लेकिन मेरी पत्नी अब शायद जिंदा नहीं, ऐसा मेरा अनुमान है। अनुमान मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने उसे मरते हुए नहीं देखा। जब तक आपने किसी अपने को अपनी आंखों के सामने मरते नहीं देखा, अपने हाथों से दफनाया नहीं, तब तक आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि अब वो जिंदा नहीं। आपको शायद ये बात सुनकर हंसी आएगी, जब तक आप खुद अपने परिचित को अपनी आंखों के सामने मरते न देखते, एक धुंधली सी आशा बनी रहती है कि वो भी जिंदा है। आप दरवाजा खोलेंगे और वो रसोई से भागकर तौलिए से हाथ पोंछती हुई आपके सामने आ खड़ी होगी। बेशक ये झूठ है, ऐसा होता नहीं। उसके बजाय अब बिल्ली आती, वो दरवाजे के पीछे देरी पर सिर टिकाए अपनी आंखों का रंग बदलती रहती है। देखिए, मैंने लोगों से कहते सुना है कि समय बहुत कुछ सोख लेता है। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि समय सोखता उतना नहीं जितना वो बुहार देता है। अंधेरे कोने में या कालीन के नीचे, ताकि बाहर से किसी को कुछ दिखाई न दे, लेकिन उसके पंजे हमेशा बाहर की तरफ निकले रहते हैं, जिससे किसी भी अजानी घड़ी में वो आपको दबोच सकता है।
माफ कीजिएगा, और शायद मैं भटक रहा हूँ। बियर पीने का ये एक सूख्य है। ये क्या? मैं वो कहना चाह रहा था कि हाँ, आप वो रास्ते से भटक जाते हैं और एक ही दायरे के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं, राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड। अच्छा, आपने बच्चों का वो खेल देखा है जिसमें वो एक दायरा बनाकर बैठ जाते हैं और सिर्फ उनमें से एक बच्चा रुमाल लेकर चारों तरफ चक्कर काटता रहता है? क्या आपके यहाँ भी खेला जाता है? हाँ? वाह, देखिए ना, हम चाहे कितने ही अलग क्यों ना हो, बच्चों के खेल हर जगह एक जैसे ही रहते हैं। उन दिनों हम सबकी कुछ वैसी ही हालत, क्योंकि हमें से कोई भी नहीं जानता था कि कब वो अचानक किसके पीछे अपना फंदा छोड़ जाएंगे। कोलकाता में रहने वाले हर परिवार एक भयभीत बच्चे की तरह बार बार पीछे मुड़कर देख लेता था, कहीं उसके पीछे तो नहीं। नहीं नहीं, ये 1972 से 77 के बीच नक्सल आंदोलन के विरुद्ध चलाए जा रहे मुहिम का दौर था। हर तरफ अर्धसैनिकों की सक्रियता और पुलिसिया कार्यवाही लगातार बढ़ती जा रही थी। हर नौजवान युवक युवतियों के पीछे गुप्तचर छोड़ दिए जा रहे थे, उनसे बहुतों को गायब भी कर दिया गया था। और मैं अपने परिवार के लिए सुबह से शाम तक काम में जुटा रहता था। मैं अपने परिवार के लिए सुबह से शाम तक काम में जुटा रहता था। एक उम्र होती है जब हर आदमी को एक औसत सुख के दायरे में रहना सीख लेना पड़ता है। उसके परे देखने की फुर्सत उसके पास नहीं होती, यानी उस क्षण तक महसूस नहीं होती जब तक खुद उसके दायरे में। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा कि जिसे हम सुख कहते हैं वो एक खास लम्हे की चीज है। यूं तो अपने में बहुत ठोस है, लेकिन उस लम्हे के गुजर जाने के बाद तो कुछ कुछ फीका और हैंगओवर सा धुंधला दिखाई देता है। किंतु जिसे हम दुख, तकलीफ या यातना कहते हैं, उसका कोई खास मौका नहीं होता। मेरा मतलब है कि दुर्घटना के वक्त हमें कुछ भी महसूस नहीं होती। दुर्घटना के वक्त आदमी बदहवास सा हो जाता है, वो अपनी यातना का सही सही अनुमान भी नहीं लगा सकता। इस दुर्घटना का होना एक बात है और उसका सही सही परिणाम अपनी पूरी जिंदगी में भोगना या भोग पाने के काबिल हो सकना बिल्कुल दूसरी बात। यह असंभव है, ऐसा होता नहीं। मेरा मतलब है कि बार बार अपने को दूसरे की स्थिति में रख कर उतने ही कष्ट की कल्पना करना जितना कि दूसरे ने सोचा था। वो कुछ कम होगा या कुछ ज्यादा, लेकिन उतना नहीं और वैसा नहीं जितना दूसरे ने भोगा था।
नहीं नहीं, आप गलत न समझे, मैंने अपनी पत्नी को कष्ट भोगते नहीं देखा। संभवतः उसे भी अगवा कर दिया गया था। उसी हालत में एक दिन जब मैं घर पहुंचा, पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जा चुकी। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है, यह दुर्घटना के वक्त आदमी को कुछ भी समझ में नहीं आता। मेरी पत्नी की सारी चीजें फर्श पर बिखरी पड़ी थी। कपड़े, किताबें, मुद्दत पुराने अखबार, अलमारियों और मेजों के दराज खुले पड़े थे और उसके भीतर की हर छोटी बड़ी चीज फर्श पर बिखरी पड़ी थी। क्रिसमस के उपहार, सिलाई की मशीन, पुराने फोटो एल्बम। आप तो जानते हैं, विवाह के पश्चात कितनी चीजें खुद ब खुद इकट्ठा हो जाती है। ऐसा लगता था जैसे उन्होंने हर चीज को उलट पलट कर देखा था, कोने कोने की तलाशी ली थी। कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो उनके हाथों से बची रह गई हो। उस रात मैं अपने कमरे में बैठा रहा। मेरी पत्नी का बिस्तरा खाली था। तकिए के नीचे उसका रुमाल, माचिस और सिगरेट का पैकेट था। सोने से पहले वो अक्सर सिगरेट पिया करती थी। शुरू में मुझे उसकी यह आदत अखरती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं उसका आदी हो गया था। पलंग के पास तिपाही पर उसकी एक मिनट, उसकी ये किताब रखी थी। 213 नंबर पन्ने को उसने आखिरी रात पढ़ के छोड़ दिया था और निशानी के तौर पे वहां अपनी क्लिप दबा रखी थी। क्लिप पर उसके बालों की गंध जड़ी थी। बरसों बाद भी हमें छोटी छोटी तफसीलें याद रह जाती। ये शायद ठीक भी है। से पहले हम अक्सर बड़ी और अनुभूतिपूर्ण चीजों के बारे में सोचते, लेकिन विवाह के अरसा बीत जाने के बाद ये बड़ी और अनुभूतिपूर्ण चीजें हाथ से फिसलती चली जाती। सिर्फ कुछ छोटी मोटी आदतें, ऊपर से सतही दिखने वाली दिनचर्याएं और रोजमर्रा के आपसी भेद बचे रह जाते, जिन्हें हम शर्म के मारे कभी दूसरों से साझा नहीं करते। किंतु इनके बिना हर चीज सूनी जान पड़ती। रात मैं अपने कमरे में अपनी पत्नी की चीजों के बीच बैठा रहा। उस घड़ी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शायद मैं अपने में नहीं था।
अपने कमरे में नहीं थी, ये एक हकीकत थी जिसे मैं समझ सकता था, लेकिन वो उसे पकड़ कर क्यों ले गए थे? ये भयानक भेद मेरी समझ के बिल्कुल पार था। आखिर मेरी पत्नी आखिर क्यों? आखिर मेरी पत्नी क्यों? रात बार बार ये प्रश्न मैं खुद से पूछता रहा, और आपको तनिक आश्चर्य होगा, इस 7 बरस की विवाहित जिंदगी में पहली बार मुझे अपनी पत्नी पर संदेह हुआ था। मानो उसने कोई चीज मुझसे छुपा कर रखी हो, कोई ऐसी चीज जिसका मुझसे कोई वास्ता नहीं। बाद में मुझे पता चला कि पुलिस बहुत दिनों से उसकी ताक में थी। उसके पास कुछ गैर कानूनी पंपलेट और पर्चियां पाई गई थी जो उन दिनों अज्ञात रूप से लोगों में बांटी जाती थी। पुलिस अधिकारियों की नजर में ये सबसे संगीन अपराध माना जाता था। पुलिस ने ये सारी चीजें खुद मेरी पत्नी के कमरे से बरामद की थी, और खुद मुझे इन चीजों के बारे में कुछ मालूम नहीं, जबकि उस रात से पहले तक वो और मैं एक ही कमरे में सोते, एक दूसरे से प्रेम करते थे। और इसी कमरे में कुछ ऐसी चीजें थी जो उसका रहस्य थी। क्या आपको ये बात कुछ अजीब नहीं लगती? वो मेरी पत्नी को मुझसे कई अधिक अच्छी तरह जानते थे। जरा ठहरिए, मैं अपना इलाज खत्म कर लेता हूँ, फिर मैं आपका साथ दूंगा, क्योंकि कुछ देर बाद ये बार बंद हो जाएगी और फिर नहीं। ना, इतनी जल्दी नहीं। का लुत्फ गुलाम से पुणे में। ओ, हमारी भाषा में एक कहावत है कि हमें जी भर कर पीना चाहिए, क्योंकि 100 बरस बाद हम में से कोई भी दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता। कोई भी हम में से जिंदा नहीं रह सकता। 100 बरस। ये काफी लंबा अरसा है, आप ऐसा नहीं सोचते? एक
इतने लंबे अरसे तक हम में से कोई भी जिंदा रह सकेगा, मुझे शक है। आदमी खाता है, पीता है और एक दिन अचानक गायब। नहीं नहीं, आप गलत न समझिए। भयानक चीज मौत नहीं है। भयानक चीज ये है कि मृत आदमी हमेशा के लिए अपना भेद अपने साथ लेकर चला जाता है और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक तरह से वो हमसे मुक्त हो जाता है। उस रात मैं अपने एक कमरे से दूसरे कमरे में चक्कर लगाता रहा। और आपको शायद हंसी आएगी कि पुलिस के बाद मैं दूसरा आदमी था जिसने अपनी पत्नी की चीजों को उलट पलट के पूरी गहराई के साथ उसे देखा रखा। मुझे रह रह कर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वो अपने पीछे एक भी ऐसा निशान नहीं छोड़ जाएगी जिसके सहारे मैं कोई ऐसी चीज पा सकूं जिसमें मेरा भी साझा रहा हो। उसके विवाह की पोशाक, ड्रेसिंग टेबल के दराज में रखे कुछ पत्र जो विवाह से पहले मैंने उसे लिखे थे, कुछ अंक और पत्थर जिन्हें वो उन दिनों जमा किया करती थी। देखिए, 7 बरस की विवाहित जिंदगी के बाद उस रात मैं अपनी पत्नी की चीजों को कुछ इस तरह टटोल रहा था, जैसे इस तरह टटोल रहा था जैसे मैं उसका पति न होकर बेदिया पुलिस का कोई पेशेवर नौकर हूं। मैं उसका पति न होकर बेदिया पुलिस का कोई पेशेवर नौकर हूं। मुझे रह रह कर विश्वास नहीं हो पा रहा था। अब मैं उससे कुछ नहीं पूछ सकूंगा। वो उनके हाथों से बच नहीं पाएगी, ये मैं जानता था। लेकिन उस रात मुझे इस चीज ने इतना भयभीत नहीं किया। मौत उसके बहुत नजदीक है, इतना इस चीज ने कि अब मैं उसके बारे में पूरा सत्य कभी नहीं जान सकूंगा। मौत हमेशा के लिए उसके भेद पर ताला लगा देगी और वो अपने पीछे एक भी ऐसा सुराग नहीं छोड़ जाएगी इसके सहारे मैं उस ताले को खोल सकूं। दूसरे दिन उन्होंने मेरा दरवाजा खटखटाया। मैं तैयार होकर उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। मैं जानता था वो आएंगे। अगर मेरी पत्नी ने सब कुछ कबूल कर लिया होता तो शायद उन्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं जानता था मेरी पत्नी अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालेगी। हालांकि मैं उसके रहस्य से अपरिचित था, लेकिन उसकी आदतों से अच्छी तरह वाकिफ था। वो चुप रहना जानती थी, चाहे यातना कितने ही भयानक क्यों न हो।
नहीं नहीं नहीं, माफ कीजिएगा, मैंने अपनी पत्नी की आत्मा को अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन थोड़ा बहुत मैं अनुमान लगा सकता। उन्होंने मुझसे जो पहला प्रश्न पूछा वो बिल्कुल साफ था। क्या मैं श्रीमती मारिया फर्नांडिस का पति हूं? और मैं उनके सिर्फ इसी प्रश्न का उत्तर हाँ में दे सका। बाकी प्रश्न मेरी समझ के बिल्कुल बाहर थे, लेकिन उन्होंने मेरी इस बात को हंसी में उड़ा दिया जब मैंने उन्हें बताया कि मैं अपनी पत्नी की इन कार्रवाइयों के बारे में कुछ नहीं जानता। उन्होंने सोचा मैं अपनी खाल बचाने की कोशिश कर रहा हूं, कल्ली कटा रहा हूं। वो मुझे एक अलग सेल में ले गए। पूरे हफ्ते भर दिन रात एक ही तरह के सवाल वो मुझसे अलग अलग ढंग से पूछते थे। मैं अपनी पत्नी के बारे में क्या कुछ जानता हूँ? वो कहाँ जाती है, किस आदमी से मिलती है, किस आदमी ने उसे लिखवाट दिए थे। मुझसे किसी भी तरह का उत्तर खोजने के लिए वो जो तरीके अपनाते थे, मैं उसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता। क्या मैं आपको इतनी तफसील के साथ क्यों न बताऊं? आप उसका रत्ती भर अनुमान नहीं लगा सकेंगे। वो मुझे उस समय तक पीटते थे जब तक मैं अपनी चेतना खो नहीं देता था, किंतु उनमें असीम धैर्य था। वो उस समय तक प्रतीक्षा करते थे जब तक मेरी चेतना वापस नहीं लौट आती थी, और फिर वही पुराने सवाल और अंतहीन यातना। नहीं जनाब, वो मुझे पीटते थे, लेकिन मेरी यातना ये नहीं थी। मेरी यातना ये थी कि उनके प्रश्नों का जवाब देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। कहने के लिए कुछ अति साधारण घरेलू बातें थी जो शायद हर पत्नी अपने पति के साथ करती है। लेकिन मैंने ये कभी कल्पना भी न की थी कि रोजमर्रा दैनिक जिंदगी के साथ साथ वो एक दूसरी जिंदगी भी जी रही है, मुझसे अलग, मुझसे बाहर, मुझसे अछूती। एक ऐसी जिंदगी जिसका मुझसे कोई वास्ता नहीं था। क्या आपको ये बात कुछ अजीब नहीं लगती कि अगर वो मेरी पत्नी को न पकड़ते तो जिंदगी भर मैं ये समझता कि मेरी पत्नी वही है जिसे मैं जानता। वो 1976 के अंतिम महीने थे, पर पुलिस अपने शिकार को जल्दी अपने हाथों से जाने नहीं देती थी। उन्होंने मेरी पत्नी से उम्मीदें छोड़ दी थी, लेकिन वो
बच्चा समझते थे। शायद वो मुझे मारना नहीं चाहते थे, लेकिन मृत्यु से कम आदमी को जितना अधिक कष्ट दिया जा सकता है, उसमें उन्होंने कोई कसर नहीं उठा रखी। लेकिन मैंने आखिरी तक कुछ भी कबूल नहीं किया। ये मेरा साहस नहीं था। सच बात तो यही थी, मेरे पास कबूल करने के लिए कुछ भी नहीं था। उस रात जब मैंने अपनी पत्नी को कमरे में नहीं पाया था, तो बंधु मुझे काफी खेद हुआ था। मुझे लगा था कि मेरी पत्नी ने मुझे अंधेरे में रखकर मुझसे छलना किया। बार बार ये प्रश्न मेरी आंखों के सामने कौंधता था कि स्वयं मेरी पत्नी ने मुझे अपना विश्वास पात्र बनाना उचित नहीं समझा। लेकिन बाद में पुलिस के सामने पीड़ा और कष्ट के असहाय क्षणों से गुजरते हुए मैं उसके प्रति कृतज्ञ सा हो जाता हूं। एक तरह से उसने मुझे बचा लिया। मैं आज भी इस बात का निर्णय नहीं कर सका हूं कि अगर मुझे अपनी पत्नी का भेद मालूम होता तो क्या मैं चुप रहने का हौसला बटोर सकता था। जरा सोचिए, मेरी यंत्रणा कितनी अधिक बढ़ जाती अगर मेरे सामने कबूल करने का खुला रास्ता होता। आप मजबूरी में बड़ी से बड़ी यातना सह सकते हैं, लेकिन आपको मालूम हो कि आप किसी भी क्षण इस यातना से छुटकारा पा सकते हैं, चाहे उसके लिए आपको अपने पिता, अपने भाई, अपनी पत्नी के साथ ही विश्वासघात क्यों न करना पड़े। तब आप मजबूरी में वो रास्ता नहीं चुन लेंगे। इसके बारे में कुछ भी कहना असंभव है। चुनने की खुली छूट से बड़ी पीड़ा कोई दूसरी नहीं। देखिए, अक्सर कहा जाता है कि प्रेम में किसी तरह का दुराव छिपाव नहीं होता, वो एकदम आईने की तरह साफ होता है। मैं समझता हूं इससे बढ़कर भ्रांति कोई दूसरी नहीं। प्रेम करने का अर्थ सिर्फ अपने को खोलना ही नहीं होता है, बहुत कुछ अपने को छुपाना भी होता है, ताकि हम सामने वाले को अपनी निजी खतरों से मुक्त रख सके। और चूंकि हर स्त्री इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती है, इसलिए उसको अपने को छुपाने का भी साहस होता है। क्या आप ऐसा नहीं सोचते? संभव है मैं गलत हूं, लेकिन जब मैंने आपको अपनी मेज पर बुलाया था तो इस आशा के साथ नहीं कि मैं आपको कुछ समझा सकूंगा। क्या
अरे बंधु, मैंने अपनी पत्नी को दोबारा नहीं देखा। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब तक आप खुद अपने परिचित को अपनी आंखों के सामने मरते न देख ले, एक धुंधली सी आशा बनी रहती है कि वह भी जिंदा है। आप दरवाजा खोले। देखिए, शायद मैं अपनी बातें दोहराने लगा हूँ। वो बियर पीने का ओ हेलो बंधु, आप रहने दीजिए। आपका आज का बियर मेरी तरफ से है। अब मेरे खाते में इनका बियर का पैसा लिख दीजिएगा। जरा मैं भी अपनी बिल्ली के लिए चिकन के कुछ टुकड़े खरीद लेता हूँ। बेचारी इस समय तक भूखी प्यासी मेरे इंतजार में बैठी होगी। क्या? अरे नहीं बंधु, आपको वो मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा है ना कि मैं अपनी वो पीने की सीमा जानता हूँ। कहा है सिर्फ 1.5 इंच। मैं अपनी पीने की सीमा जानता हूँ, सिर्फ 1.5 इंच। गुड नाइट। सिर्फ 1.5 इंच। मैं अपनी पीने की सीमा जानता हूँ, सिर्फ 1.5 ये थी प्रयोगशाला नवादा की प्रस्तुति और निर्मल वर्मा की कहानी पर आधारित एकल नाटक 1.5 इंच ऊपर। इससे पहले मैं आज के हमारे जो मैं उनको बुलाना चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से, रवि कुमार। साथ ही साथ धन्य ध्वनि संयोजक में थे मृगांक कुमार, रचनात्मक परामर्श उमाकांत झा, और अभिनेता को आप जानते हैं रवि कुमार। और इन सब इस नाटक को जिस तरह से लाइट में थे राजीव कुमार प्रकाश।
कल्पना और संचालन कर रहे थे राजीव कुमार। और इस पूरे नाटक को काफ़ी महीनों से जो मिल करके रवि भाई अभिनेता के साथ एक निर्देशक की जो बातचीत होती है नाटक बनाने के क्रम में, हमारे बीच इस नाटक के निर्देशक रहे श्री परवेज अख्तर साहब। और प्रयोगशाला नवादा के सचिव और सिने अभिनेता जो आप उनको कई अभी पंचायत टूर के जो फेम हमारे बीच रंगमंच के बहुत ही बेहतरीन अभिनेता और सिनेमा जगत के भी बहुत अभिनेता बनने वाले हमारे बुल्लू कुमार भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां। प्रयोगशाला बुल्लू भैया की संस्था है नवादा में और उस संस्था के माध्यम से ये ग्रामीण क्षेत्र में कभी मजदूर के लोगों या कभी वहाँ के अभिनेताओं के साथ मिलकर ये हमेशा काम करते रहे और पटना में भी खुद ये एकल परफॉर्मेंस रसप्रिया संस्था के थ्रू बुल्लू भैया करते रहे। तो मैं चाहूँगा इनके लिए जोरदार तालियां की। और जैसा कि कहा जाता है कि मैं परवेज साहब को चाहूँगा कि वो कुछ बोले। उमद आ जाइए प्लीज, जाइए प्लीज। ये भी ग्रुप के दल के नाट्य दल के बात यह है कि इतने सीनियर एक्टर जो हैं बतौर परामर्शी से जुड़े हुए थे और अभिनेता की मदद कर रहे थे। तो ये एकदम नाम देने के फिर उसमें नहीं थे कि नाम मेरा जाए, लेकिन हम लोगों ने कहा कि जब आप लगातार इस रिहर्सल में मौजूद हैं और रचनात्मक स्तर पर आप परामर्श अभिनेता को दे रहे हैं, मुझे भी कर रहे हैं, तो इस तरह से हम इनके प्रति आभार भी प्रकट करते हैं। आप सभी सुधी दर्शकों का हम बहुत आभारी हैं और जब आपका एप्रिसिएशन, आपकी प्रशंसा मिलती है तो हमारा हौसला भी बढ़ता है। और युवा अभिनेता रवि कुमार ने प्रवेश किया है एक नए अपने नए कैरियर में, एक नया मोड़ इन्होंने लिया है और हम इनके प्रति भी शुभकामना व्यक्त करते हैं कि ये तरक्की करें और थिएटर और फिल्मों में काम करने का इनका शौक़ है, उसमें आगे बढ़ें। तो ये एक तरह से एक अनुभव था मेरे लिए भी और रवि कुमार का क्या अनुभव रहा वो बताएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और यही प्रस्तुति कल आपने देखा होगा जो भी आए, और कल के जो संचालन कर रहे थे हमारे बिहार, पटना और देश के बहुत ही मशहूर अभिनेता और निर्देशक श्री पुंज प्रकाश भैया। एक बार जोरदार तमाम चीज़ें इन्होंने बहुत सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे बीच प्रयोगशाला नवादा की सदस्य नीलमपुरी मैम बैठी हुई हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कृपया आप मंच पर आएँ। और बहुत ही हर्ष की बात है कि विनोद कुमार शुक्ल साहब को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हमने सोचा हमने क्या हमारे कलाकार बंधु जो हमारे अभिनेता पुंज प्रकाश करने की बुके देने से अच्छा है कि बुक दिया जाए। तो हमने विनोद कुमार शुक्ल जी की स्मृति में उनके जो सम्मान उनको दिया गया उसके यहाँ पर हम लोग उनकी किताब खरीदे जिसका पुस्तक का नाम है दीवार में एक खिड़की रहती थी। तो मैं चाहूँगा नीलमपुरी मैम से कि हमारे आज के निर्देशक, अभिनेता और जो उनके साथ और पुंज प्रकाश भैया, तो पहले आप आज के इस नाटक अभिनेता मैम इधर आ जाइए। ये जोरदार ताली हमारे पुंज प्रकाश भैया के लिए। और एक राजीव कुमार गलती से मिस कर गई, वो सॉरी दादा, मैं अपनी तरफ से आपको तो निरंतर साथ दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि जो एक घंटे का जो कंप्लीट शो आपने देखा अभिनेता का, उसमें काफ़ी हिम्मत वाली बात होती है कि एक घंटे को जीना दर्शकों के सामने। तो मैं चाहूँगा कि रवि कुमार अपने जो एक्सपीरियंस है, जो दादा के साथ उन्होंने काम किया एकल नाटक को लेकर के, कुछ अनुभव शेयर करें आपसे, ताकि आप इनके तमाम किस्सों से जुड़े रहे और
भावनाओं को समझें। चलिए कहेंगे कुछ? कहना ये है कि हम बीच में तो गिव अप कर दिए थे कई महीने पहले कि हमसे ये प्ले नहीं हो पाएगा। 1.5 साल लगे रहे, हर 3 महीने पे छोड़ देते थे, लगता था कि हमसे नहीं हो पाएगा। हम मतलब शर्म के हमारे दादा को टेक्स्ट किए थे कि दादा सॉरी, हम ही इनिशिएट लिए थे और हमसे नहीं लगता है कि हो पाएगा। दादा बोले कि हम हैं। तो जो ये कृति थी, जैसी भी थी, जितना एफर्ट दिखा वो सिर्फ दादा का दिन है, दादा का दिन है। हम इंडिविजुअल होते तो शायद ये कहीं और बिखर के जा चुका होता, तो सिर्फ दादा का है ये। तो ऐसा जनता है। मेहनत तो तुम्हारी है और तुमने तुम्हारे माध्यम से ही नाटक अभिव्यक्त हुआ। तो सारा श्रेय तो तुम्ही को। रवि तुमने परफॉर्म किया है। अब हमारे रास्ता इनका था कि इस रास्ते पे इस गति से यहाँ तक चलना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश साहब कि आपने एक गति पकड़ाया। हमारे प्रयोगशाला पटना के सचिव बुल्लीदास आग्रह है कि धन्यवाद ज्ञापन आज की प्रस्तुति का वो खुद करे। तो भाई बुल्लीदास, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। आप आए नाटक देखे, बहुत बहुत शुक्रिया। संगीत नाटक अकादमी अवार्डी हैं प्रवेश साहब, बहुत सीनियर हैं, हम शुरू से बहुत काम किए इनके साथ, अन्याय प्रिय किए हैं इनके साथ। तो पता है मुझे कि बहुत रगड़ते हैं और मुझे मालूम है ये रगड़ने से भाग रहा होगा। वो भी उदाहरण बैठी हुई है, बहुत रगड़ाई उधर जेपी में बैठे हुए हैं। तो सब हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अध्यक्ष हैं संस्था के, लेकिन कागज पे सिर्फ हैं, क्योंकि काम हम संस्था में, मुझे यही समस्या होती थी कि किसी भी संस्था से काम करने के लिए हम लोग को बहुत तकलीफ होती थी। तो हम संस्था को अपना फ्री छोड़ दिए कि जिसको मन हो शो करो। तो रवि ने बोला कि वैसा शो है तो अच्छा लगा। इसके पहले नदी के किनारा भी प्रयोगशाला से किया था, तीसरा किनारा, नदी का तीसरा किनारा, सॉरी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का, सुमन सर का बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी, प्ले के बारे में तो आप लोगों ने देख ही लिया। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो आज नए लोग आए हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप सबको लगा होगा ये जगह बहुत छोटी है, जगह वाकई में बहुत छोटी है, लेकिन ये बाय मिस्टेक नहीं है, इसको बनाया गया है। इतनी छोटी जगह इसलिए बनाई गई है ताकि आप नाटक में अंदर चले जाएं, नाटक के एक एक पक्ष को आप देख पाएं और बहुत क्लोजनेस होने से आप उसको उतना ही इंजॉय करते हैं। अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है, आप देखिए कि ये नाटक बड़े हॉल में और इस हॉल में कितना अंतर ला देती है। सही। इसलिए मैंने आपको कहा कि आगे भी जब भी यहाँ से सूचना जाए तो आप ये मान के चलिएगा कि यहाँ कोई बेहतरीन चीज़ ही होगी, इसलिए आइएगा ज़रूर और जब मौका मिले तब इनवाइट कीजिए ना मीना कुमारी वाला। हाँ, दूसरा हम आपको बता चुके उस हॉल में फिर से बता रहे हैं, कल 29, 30, 31, 1 4 दिनों का मीना कुमारी का एक आयोजन है। मीना कुमारी के जीवन से रिलेटेड, मतलब उनकी 3 फिल्में और एक नाटक उनकी दिखाई जाएगी और ये बाय इन्विटेशन है। आप अपना नाम भेज दीजिएगा, टेक्स्ट कर दीजिएगा, आपका नंबर हमारे पास है, हम भी भेजेंगे आपको। आप कंफर्म लेकिन ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि वो 4 दिन नाटक में भीड़ बहुत होने की संभावना है। तो अगर आप टेक्स्ट करेंगे तभी आपको सीट मिल पाएगा, नहीं तो मुश्किल होगा। फिर आपको अगले दिन हम कहेंगे आइए। 3 पिक्चरें हम लोग दिखाएंगे, 3 फिल्में, पिक्चरें नहीं, 3 फिल्में हम उनकी दिखाएंगे और एक नाटक उनके दिखाएंगे जो उनके जीवन पर आधारित है। फिल्में लाजवाब हैं सबकी सब, जैसे साहब बीबी गुलाम, बैजू बावरा और तीसरी पाकिज़ा। हाँ, पाकिज़ा आप लोगों को देखा हुआ होगा लेकिन आप लोग को भूल गया होगा कि काफ़ी सालों पहले वो रिलीज़ हुई थी और उसके बाद भले ही आप इसको देखें। चांद तन्हा आसमां तन्हा नाटक होगा हमारा और ये 3 दिन का फिल्म होगा और 1 दिन का नाटक होगा। ठीक है, तो आना ज़रूर। मीना कुमारी एक शायरा भी थी, तो उनकी शायरी को जो है देश की 3-4 बेहतरीन अभिनेत्रियाँ रिकॉर्ड कर रही हैं, वो बजता रहेगा उससे पहले। तो वो आप उन शायरी भी सुन सकते हैं उनकी जो लिखी हुई है। बहुत अच्छा लगेगा कार्यक्रम और आप पहली बार आए हैं इसलिए आपसे अनुरोध है कि अपने दोस्तों को, अपने जान पहचान के लोगों को बताइए। और ये एक जगह बनाई गई है इसी के लिए, जो कहते थे कि पटना में कुछ नहीं होता है, उनको ये बताइएगा कि पटना में बहुत कुछ हो रहा है।
बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। और मन करे तो एक